नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है कि वो शादी अटेंड करने गई होती है। शादी अटेंड करने के बाद वो घर लौट रही होती है और रास्ते में ऐसी घटना घटती है कि उस घटना की वजह से कुछ देर के लिए वो परिवार को बिछड़ना भी पड़ता है। और जब दोनों वापस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो घटना को याद करने के बाद आज भी उनकी आँखें नम हो जाती है और दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठ जाता है और दुआएँ भी देते हैं। अब जानते हैं पूरी कहानी और पूरी घटना को जानते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी। बात 1991 की है। झारखंड के घाटशिला और रांची, यानी घाटशिला का परिवार रांची जाती है एक शादी अटेंड करने। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और खुश होकर वो परिवार अपने ही कार से अपने ही घर यानी घाटशिला लौट रहे होते हैं। रांची से घाटशिला लौटते वक्त यानी रास्ते में घाट भी पड़ता है, यानी जंगल भी पड़ता है, उतार चढ़ाव ऊंच नीच का रास्ता भी है। कार में बैठे हैं शिल्पी और शिल्पी के हस्बैंड अधर, और इन दोनों के दो बच्चे हैं। एक 8 साल की लड़की है और एक 1 साल की लड़की है। ये दोनों लड़कियां पीछे सीट के ऊपर आपस में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और शिल्पी आगे की सीट पे बैठी हुई है और जो अधर है वो अपने ही मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं और गाना भी गुनगुना रहे हैं। शाम का समय है, सूरज भी लालिमा लिए हुए है। अब सूरज का डूबने का समय है, शाम होने को है। मौसम भी बहुत सुहाना है। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जंगल भी है, रोड भी घुमावदार है। शाम हो रहा है, आनंद ले रहे हैं और मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं। रांची से 15 से 20 किलोमीटर जब बाहर निकलते हैं और गाड़ी चलते 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 जब रांची टू घाटशिला हाईवे पर आती है, उस समय 1991 में जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा चौड़ा तो था नहीं, और बस दो गाड़ियां आपस में साइड ले सकते थे। और उसी नेशनल हाईवे पे ये गाड़ी चल रही है। आगे जाने के बाद एक अचानक सी आवाज होती है, और अचानक आवाज होने के बाद गाड़ी, ऐसा लगता है कि कहीं वो घिस रहा है रोड से, और घिसते 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 जाकर आगे गाड़ी रुकती है। यानी अधर जो गाड़ी चला रहे थे, इन किन प्रकारे गाड़ी को वो रोकते हैं। ये आवाज और गाड़ी को डगमगाने की वजह से शिल्पी को ऐसा लगता है कि अब तो जान बचेगा नहीं। बच्चे घबरा जाते हैं, अधर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गाड़ी आगे जाकर आधी रोड और आधी मिट्टी वाली रोड पे उतर जाती है। जब बाहर निकलकर शिल्पी और अधर देखते हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी का जो आगे का लेफ्ट साइड का चक्का है, वो खुलकर आगे की तरफ कहीं न कहीं रोड के ऊपर है, पड़ा हुआ है। साथ ही जो जहाँ पे चक्का कसा जाता है गाड़ी के अंदर, जो रिम है, वो रिम रोड को कुरेदते हुए आकर आगे जाकर मिट्टी के अंदर धँस गया और गाड़ी आगे झुक कर लेफ्ट की तरफ दब गई है। शिल्पी घबराई हुई है, अधर भी घबराए हुए हैं। ऊपर वाले को याद करते हैं कि बहुत बड़ी एक्सीडेंट से बचा दिया ईश्वर ने। ये समझने वाली बात है कि गाड़ी अगर अपने स्पीड में हो और हाईवे पे चक्का खुल जाए, तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ये कल्पना भी किया जा सकता है। और ईश्वर ना करे कि आपके और हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घटे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई घटनाएं घटी होंगी इस प्रकार की, जो कभी आप देख पाए होंगे, तो महसूस कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घट सकती है।
और क्या हुआ होगा, कैसी स्थिति रही होगी और इनके दिल की धड़कनें क्या कर रही होंगी। दोनों जब बाहर निकलते हैं देखने के बाद, अब सोचते हैं कि शाम का समय हो गया है, जंगल भी है, अब क्या किया जाए, चलिए एक घटना से तो बच गए, लेकिन अब यहाँ से घाटशिला जाने के लिए क्या? क्योंकि अभी तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी ही तय किए हैं। रांची से घाटशिला 170 किलोमीटर की दूरी है। शाम होने को आया है, रोड पे लाइट तो है नहीं। अब क्या किया जाए? साथ में 2 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, रोड सुनसान है। अब इधर-उधर शिल्पी और अधर जब नजरें घुमाकर देखते हैं कि थोड़ा-थोड़ा शाम का समय है तो थोड़ा-थोड़ा रोशनी तो हल्का-हल्का है, यानी कुछ तो दिखाई दे रहा है। यानी आगे की तरफ देखते हैं तो एक झोपड़ी-नुमा कुछ है और वहाँ पे कुछ लालटेन टाइप का कुछ जल भी रहा है, रोशनी आ रही है। ये दोनों जाते हैं वहाँ पे, तो जाकर देखते हैं कि एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान होने की वजह से थोड़ा इत्मीनान अधर होते हैं, शिल्पी भी थोड़ा-सा इत्मीनान होती है। शिल्पी लौटती है अपने कार की तरफ, अधर भी लौटते हैं अपनी कार की तरफ। शिल्पी गाड़ी के पीछे देखती है, तो 1-2 गाड़ियाँ उस रोड से गुज़र रही थी, तो उसके लाइट की वजह से थोड़े-थोड़े लाइट जब पड़ रहे थे, तो देख रहे हैं कि कुछ-कुछ खुलकर रोड पे ही पड़ा हुआ है। देखती है कि एक बोल्ट है, तो शिल्पी जाती है, बोल्ट को उठाती है, कुछ दूर और आगे-पीछे आगे बढ़ती है, तो देखती है कि एक और बोल्ट है, फिर आगे जाती है, एक और बोल्ट है। ऐसे सारे बोल्ट वो अपने आँचल में उठाकर रखती है और आकर यहाँ पे अधर को देने लगती है। जैसे ही आवाज़ ज़ोर का हुआ था और वो चाय की दुकान वहाँ थी, तो कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो गए, शिल्पी देखती है, अधर देखते हैं कि जो 4-5 लोग आए हैं उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मुँह चिपटा हुआ टाइप का है, काला-काला है और उसकी आँखों से थोड़ी बहुत ऐसी चमकदार टाइप की आ रही है और चेहरे पे 4-5 जगहों पे कटा हुआ है, लेकिन है बड़ा दबंग टाइप का। काफ़ी लंबा-चौड़ा है, हट्टा-कट्टा आदमी है। शिल्पी देखकर उसे डर जाती है और अधर भी डर जाते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि दीदी आप घबराइए नहीं और मैं हूँ ना यहाँ पे। अधर को वो बोलता है कि भाई साहब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रुकिए मैं देखता हूँ। वो देखता है कि चक्का खुला हुआ है, इधर-उधर नज़रें बुलाता है तो देखता है कि कुछ दूर पीछे चक्का रोड के साइड के किनारे पड़ा हुआ है। वो जाता है उसे उठाकर लेकर आता है और उठाकर लेकर आने के बाद जो 4-5 लोग थे, उन लोगों को ये कहता है कि जाओ गाँव से कुछ औज़ार लेकर आओ ताकि मैं इसको ठीक कर दूँ, चक्के को कस दूँ या बना दूँ, ऐसा। वो 4-5 लोग हैं इसकी बातों को सुनकर वो सीधे गाँव की तरफ जाते हैं औज़ार लेने। ये अब गाड़ी के पास है ये व्यक्ति, लेकिन शिल्पी चाय वाले के पास यानी जहाँ पे चाय की दुकान दिखाई दे रही थी, वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है। अ, वहाँ पे अदर भी आ जाते हैं, अदर भी इधर-उधर बेचैन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रात हो रहा है, घबरा रहे हैं। वो व्यक्ति फिर से कहता है अधर को कि भाई साहब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर शिल्पी जब चाय वाले के पास जाती है, वहाँ खड़ी रहती है, तो चाय वाला सोचता है चूँकि वहाँ पे 3-4 लोग और सब खड़े हैं, चाय वाला कुछ शिल्पी को कहने का प्रयास करता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। वो मौके की तलाश में है कि शिल्पी को हम कैसे कुछ कह पाएँ या कैसे बता पाएँ। थोड़ा-सा मौका पाकर वो चाय वाला ये कहता है कि बहन एक काम कीजिए जितना जल्द हो सके आप यहाँ से निकल जाइए। जो आपको मदद करने की बात कर रहा है, वो जानते हैं कौन है? वो है यहाँ का कुख्यात अपराधी। 2 लोगों का मर्डर उसने किया है, केस भी चल रहा है। वो जिसे चाहता है उसे लूट लेता है, जिसे चाहता है वो मार सकता है, मार देता है। यानी कोई उसका मुँह लगता नहीं है, कोई उसके डर से बात नहीं करता। अभी-अभी तो शिल्पी देखी थी कि उसने जब गाँव के लोगों को कहा कि जाकर कुछ औज़ार लेकर आओ, तो वो चुपचाप बिना सवाल किए गाँव की तरफ चले गए थे और वो अब आ ही गए हुए हैं। वो लोग गाँव की तरफ से कुछ औज़ार लेकर आते हैं,
कुछ रिंच वगैरह लेकर आते हैं, कुछ लंबा सा एक लोहे का सरिया टाइप लोहे का संबल टाइप का लेकर आते हैं। और वो आदमी अब लग जाता है अधर को मेहनत करने के लिए, यानी अधर के साथ गाड़ी में वो मेहनत करने के लिए लग जाता है, चक्का को लगाने के लिए, क्योंकि जो टायर है और उसका जो रिम है, रिम मुड़ने की वजह से वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ टाइप का टायर वगैरह भी लग रहा है, तो उसे सीधा भी करना है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, वो सब मेहनत कर रहा है। यहाँ पे ये काम कर रहा है, वहां पे चाय वाला शिल्पी को ये बात बताता है। शिल्पी को लगने लगता है डर, वो परेशान हो जाती है। उसको ध्यान में ये भी बात आता है कि अरे हम तो अभी शादी के घर से आ रहे हैं, और वहां पे गहने भी लेकर गए थे पहनने के लिए शादी में, तो कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं ये ज्यादा देर ना कर दे और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ हमारे साथ गलत ना कर दे, कहीं गहने ना लूट ले, कहीं मान सम्मान मेरी इज्जत ना लूट ले, ये बहुत चिंता सताने लगती है। शिल्पी चाय वाला के पास से यहाँ पे गाड़ी के पास आ जाती है। अब ये सोचती है कि ये बात मैं अपने पति को बताऊं, अदर को बताऊं, लेकिन अधर तो वो काम करने में बिजी है उस आदमी के साथ, और वो आदमी भी अधर के साथ सटा हुआ है। तो शिल्पी कोशिश कर रही है कि बताए बताए कैसे बताए, लेकिन वो आदमी है कि वो मौका ही नहीं दे रहा है कि दोनों यानी अधर और शिल्पी बात कर सके। अब ये कैसे बताए अपने पति को, उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे बोले, या चाय वाले ने जो बताया है वो कैसे बताए, परेशान हो रही है, रात भी हो रहा है। फिर भी वो व्यक्ति ये कहता है, वो अजनबी, कि दीदी आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, क्या हो गया? आपको एक तरफ या तो जाइए, आप चाय बनवा कर पीजिए, आप वहीं पे खड़े रहिए, हम लोग बना लेते हैं, मुझे आता है बनाने और मैं बना ही दूंगा, आप चिंता ना करें, आप कार में ही बैठकर घर जाएं। ये बात सुनकर शिल्पी को और डर लगने लगता है, परेशान हो जाती है। थोड़ा सा मौका मिलता है शिल्पी को अपने पति को कुछ बताने के लिए, धीरे से जाती है, झुकती है और झुक कर अपने पति के कान में कहती है कि चाय वाला इस आदमी के बारे में ठीक नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराधी है और इसके कोई मुंह नहीं लगता है, ये जिसे चाहता है मार सकता है, ये जिसे चाहता है लूट सकता है, और इसके इसने तो 2 मर्डर भी किया हुआ है, इसके ऊपर 2 मर्डर भी है। थोड़ी देर के लिए अधर भी डरता है, और शिल्पी कहती है कि अब मुझे कुछ करो, या तो गाड़ी को छोड़ दो और सब साथ में निकलते हैं, इसको कल दिन में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो गाड़ी, जान बची तो लाख उपाय हो सकते हैं। अधर भी शिल्पी के बात को मानता है, वो कहता है कि ठीक है आप कुछ कोशिश करो, अब कोई गाड़ी आएगी तभी ना। शिल्पी रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर, उधर से एक बस आ रही होती है, तो इससे पहले भी चाय वाले ने ये भी कहा था कि यहाँ पे बस का कोई स्टॉपेज है नहीं, तो बस रुकेगी भी नहीं, इसलिए और ज्यादा परेशानी हो रही थी। शिल्पी जानबूझकर रोड के बीचों बीच अपने दोनों बच्चों को लेकर खड़ी हो जाती है। बस उधर से आ रही होती है, तो ड्राइवर देखता है कि एक औरत भी है, 2 बच्चे भी हैं, और रोड के साइड में कार भी लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ खराब है, तो सोच समझ कर वो गाड़ी को रोक देता है। रोकने के बाद शिल्पी उसमें चढ़ने लगती है अपने दोनों बच्चों को लेकर, तो इधर से गाड़ी में से बैग निकाल कर, जो गहने वाले थे, वो बैग निकाल कर अधर अपने शिल्पी को दे देता है, कहता है कि तुम सीधे घर चले जाओ। शिल्पी कहती है कि तुम भी आओ बस में। अधर कहता है कि नहीं आप चिंता ना करो, बाकी तो और लोग हैं ना, तो आप पहले घर जाइए, घर वालों को बताइए कि ऐसा ऐसा हो गया है, और मैं आता हूँ। शिल्पी न चाहते हुए भी वो चली जाती है अपने बच्चों को लेकर, अपने गहने भरे बैग को लेकर। घर वो जब पहुंचती है तो अपने घर परिवार को सारी घटनाएं बताती है, और घर वालों को ये भी बताती है कि अधर वहीं पे है, गाड़ी वहीं पे है, एक अजनबी आदमी है, और वो ऐसा ऐसा है, वो काफी कुख्यात है, डर लग रहा है कि कहीं अधर के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। घर वाले आनन फानन में अम,
कुछ उपाय करते हैं और उसी में से शिल्पी के भाई को याद आता है कि अरे गाड़ी तो हमने सुबह ही जब ये लोग रांची जा रहे थे तभी हमने सर्विसिंग सेंटर से लेकर आया हुआ था। सर्विसिंग सेंटर को फोन करते हैं उसी समय। सर्विसिंग सेंटर वाला को याद आता है और वो एक्सेप्ट करता है कि जब ये सर्विसिंग में था तो टायर कसना यानी बोल्ट तो लगा दिए गए थे, लेकिन उसके अंदर उसको मशीन से कसा नहीं गया था, टाइट नहीं किया गया था। ये बात को वो एक्सेप्ट करता है और वो क्षमा भी मांगता है और फटाफट तो वो एक कार और अपने 2 कर्मचारी को भेजता है कि जाइए वहां पे उनकी मदद करके आप आइए। यहाँ पे ये सारी बातें हो रही है। कार वाले भी आ जाते हैं और 2 कर्मचारी भी आ जाते हैं सर्विसिंग सेंटर से। तब तक शिल्पी देखती है कि अधर कार को लेकर सकुशल घर वापस आ गए। शिल्पी पूछती है कि वहां पे और क्या-क्या हुआ? तो अधर बताते हैं कि बड़ा ही नेक बंदा था वो, जिसके बारे में आपने बताया। खामखा आप भी डर रही थी और मैं भी डर रहा था। शिल्पी को याद आया कि वो बस में चढ़ते वक्त भी वो आदमी बोला था, दीदी बस 10 मिनट और रुक जाइए, आप दोनों साथ में कार में जाइएगा, आपको बस में जाने की आवश्यकता नहीं है, रुक तो जाइए। लेकिन शिल्पी मानी नहीं थी, क्योंकि शिल्पी के मन में डर समा गया था। अदर के बात को सुनकर कि किस तरह से वो अजनबी ने कितनी मेहनत की, जो रिम था वो बैंड हो चुका था और बड़ी मशक्कत से उसे उसने सीधा किया पत्थर से, तो उस रॉड से, और जैसे तैसे करके चक्के को उसने पहुंचाया वहां तक, गाड़ी को रोड पर लेकर आया और किस तरह से वो बैठा कर झाड़ झोड़ कर उस व्यक्ति को यानी अधर को, वो व्यक्ति बोला कि अब आप भाई साहब आराम से जाइए, आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं। ये बात जब अधर पूरा बताता है तो शिल्पी की जो आंखें हैं वो नम हो जाती है। दोनों हाथ उठाती है और दुआ करती है उस भाई के लिए। शिल्पी जल्दी जल्दी में उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पूछ पाती है डर की वजह से। अब नाम भी ले तो क्या नाम ले, और उस बेनाम भाई के लिए वो दुआ करती है। शिल्पी को यह सीख मिलता है। शिल्पी सोचती है कि कभी कभी क्या होता है कि घटनाएं जीवन में घटती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो कोई अजनबी आकर मदद करता है तो उसके बारे में क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, कैसी कैसी धारणाएं न बना लेते हैं, कहीं वो धोखा ना दे दे, किस लालच में वो मदद कर रहा है, कहीं कोई उसका इरादा गलत तो नहीं है। तो शिल्पी यहाँ ऐसा ही सोच रही थी उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। शिल्पी ये कहती है कि ईश्वर उस फरिश्ते को, उस बंदे को हमेशा खुश रखे। और शिल्पी ये भी कहती है कि अ, चाहे आप और मैं किसी भी धर्म को मान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कोई एक तीसरी शक्ति है कि ऐसे विपदा के समय, ऐसे घटना के समय आकर वो मदद कर जाती है, जिसे सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।